Hello everyone, welcome to Raw Medical Education. Today we will discuss about the hypertension. What is the hypertension? So, we discuss the definition of hypertension. Hypertension, also known as high blood pressure, is a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is persistently elevated. हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, यानी ये एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है पेशेंट का वो आर्टरीज में लगातार बढ़ता रहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन और इक्वल ऑफ 140 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन और इक्वल ऑफ 90 mmHg। यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 mmHg या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 190 mmHg या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। तो प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 से लेकर के इंक्रीज़ होता है 140 mmHg तक, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 से लेकर के 89 mmHg तक इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से लेकर के 159 mmHg तक इंक्रीज़ होता है, उसको हम हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट बोलते हैं। जिसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 90 mmHg तक इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर और इक्वल टू 160 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर और इक्वल टू 100 mmHg। यानी 160/100 mmHg से अगर ज़्यादा होता है या फिर उतना ही रहता है तो उसको हम हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला ब्लड प्रेशर इंक्रीज, उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के दौरान जब बॉडी में हार्मोन्स या एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज या फिर उनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, उसकी वजह से मदर को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कॉज करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इटियोलॉजी, यानी कि हाइपरटेंशन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट इज़ द एलिवेशन इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज, यानी कि ये एक ऐसे हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है लेकिन उसका कॉज हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं और हमें पता नहीं हो पाता है उसका कॉज, उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इट इज़ द एलिवेशन इन बीपी विद एन एग्जैक्ट कॉज। दिस टाइप इज़ अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ टोटल केसेस। ये एक हाइपरटेंशन की ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और उसमें एक एग्जैक्ट कॉज होता है पेशेंट का। ऐसे केसेस 5 to 10% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इंक्लूड्स, यानी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो फर्स्ट है कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एरोटा, यानी किसी भी पर्सन में अगर जन्म से ही जो उसकी एरोटा होती है वो नैरो यानी पतली होगी, उसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट है रीनल डिसीज़। किसी पर्सन में अगर रीनल डिसीज़ है, उसकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर रही है अच्छे तरीके से, तो हाइपरटेंशन इंक्रीज़ होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक कुशिंग सिंड्रोम। अगर किसी पर्सन को एंडोक्राइन डिसऑर्डर होंगे जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें
हाई कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है, लॉन्ग टर्म से बढ़ा रहता है, यानी जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वो बहुत लंबे टाइम से क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू इंक्रीज होता है। अगर ये अपना सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने लेवल को बढ़ा लेगा, तो इसके कारण से क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम डिसीज़ कॉज होगी और इस कारण से पेशेंट में हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स एंड हेड इंजरी। अगर किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, हेड इंजरी है, उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया। अगर किसी पेशेंट को स्लीप एपनिया होता है, यानी सोते वक्त अचानक से उसकी सांस लेना, मतलब जो वो ब्रीथिंग कर रहा है वो स्टॉप हो जाती हो, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट है मेडिकेशन लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड कोकेन। अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेता है, या फिर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेता है, या कोकेन ड्रग लेता है, तो उसको हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें लीवर डैमेज होता है और फंक्शन नहीं कर पाता है, उसके कारण से भी हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। हाइपरटेंशन होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो पहला है एज, चांस ऑफ CAD आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी 50 ईयर्स से ज़्यादा एज वालों को CAD होने के चांसेस होते हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल स्मोकिंग एंड DM। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता है और स्मोकिंग लेता है एंड किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, तो उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण से क्यों हाइपरटेंशन का रिस्क होता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो ब्लड का जो कंटेंट होता है वो थिक हो जाता है, जिसके कारण से वो आर्टरीज़ की वॉल्स को भी डैमेज करता है। और जब आर्टरीज़ को वॉल्स को डैमेज करता है, तो आर्टरीज़ की वॉल डीजनरेट होती हैं और वो नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण से ब्लड फ्लो में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम। अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सोडियम इनटेक करता है, उसके कारण से भी ये रिस्क हो सकता है हाइपरटेंशन का। जेंडर भी एक फैक्टर है कि हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री जेनेटिकली आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर को हाइपरटेंशन की कंडीशन रही हो, तो वो जीन्स के थ्रू आप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटापा है, इनएक्टिव है, तो उसको भी हाइपरटेंशन की कंडीशन होने का रिस्क है। नेक्स्ट है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब कि बहुत ही कम इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, यानी अगर कोई पर्सन बहुत ही कम एक्टिविटी करता है या फिर बहुत टाइम तक लेटा रहता है और कोई काम नहीं करता है, तो उसके कारण से भी हाइपरटेंशन की डिसीज़ होने के रिस्क हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस के कारण से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन होने के बाद क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। तो समटाइम्स द हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स, सो दैट इज नोन एज साइलेंट किलर डिसीज। समटाइम्स यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन उसका कोई कॉज नहीं होता है और उसके बॉडी में क्या होते हैं,
सिम्टम्स नहीं पता चलते, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ रहता है लेकिन पेशेंट नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल जीता है और उसको कोई भी सिम्टम्स, कोई भी दिक्कत नहीं होती, जिसके कारण से वो लंबे समय तक और लास्ट में जा कर के वो एक साइलेंट किलर डिसीज़, यानी इसीलिए हम उसको साइलेंट किलर डिसीज़ बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट में कॉज नहीं पता चलता है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं और अचानक से उसमें एक साइलेंट किलर डिसीज़ बन जाती है। नेक्स्ट है, इन सम पेशेंट्स द सिम्टम्स विल बी डेवलप लाइक, और कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, ब्लड विज़न, जो विज़न है वो क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा पेशेंट का, डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर आएगा, नोज़िया, पेशेंट का जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग, पेशेंट को उल्टी आएगी, फटीग, पेशेंट को बहुत जल्दी थकावट हो जाएगी, कन्फ्यूज़न, एपिस्टैक्सिस, यानी पेशेंट को कन्फ्यूज़ रहेगा और पेशेंट को एपिस्टैक्सिस होगा। एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग होना, एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथ लेने में भी उसको दिक्कत होगी, इरेगुलर हार्ट बीट, उसकी जो हार्ट बीट्स होंगी वो भी इरेगुलर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पेपिल एडिमा क्या होता है, इसमें जो ऑप्टिक डिस्क होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि जो आई में इंफ्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसमें जो ऑप्टिक डिस्क होती हैं, ऑप्टिक डिस्क मतलब जो नर्व्स होती हैं आई की, वो स्वेल कर जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी हम हाइपरटेंशन डिसीज़ को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट से हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन यानी हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रीवियस में उसको कोई मेडिकल हिस्ट्री जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं रहा हो जिसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर है पेशेंट को। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड सीरम्स चेक करने के लिए हम पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे कराएंगे, पेशेंट में ईसीजी करवाएंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हम हाइपरटेंशन की कंडीशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेनली द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज़ पॉसिबल बाय 2 ways विच इंक्लूड, मतलब हम हाइपरटेंशन की कंडीशन को मेनली 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकेंड है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, यानी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे और फार्माकोलॉजिकली थेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे। द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मेजर्स मेनली इंक्लूड वेट रिडक्शन, यानी अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो पहली बात वो अपना वेट को क्या करेगा, कम करेगा। नेक्स्ट है DASH डाइट, यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी पेशेंट को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे क्या होगा, उसका हाइपरटेंशन क्या होगा, कम होगा, यानी उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। जैसे कि पेशेंट को वेजिटेबल्स, फ्रूट और होल ग्रेन्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है डाइटरी सोडियम रिडक्शन, यानी कि पेशेंट को अपने डाइट में सोडियम को कम करना चाहिए, सोडियम इंटेक ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस अल्कोहल, अगर अल्कोहल इंटेक करता है पेशेंट तो वो भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, पेशेंट को एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेशेंट को अपना स्ट्रेस को भी क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। ऐसे लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेट करके क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सो various groups of drugs are used for the treatment of hypertension. Collectively, these drugs are called antihypertensive drugs, which includes फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, और जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं ऐसे ड्रग्स को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं, जैसे कि डायरेटिक्स कैसे ड्रग्स हैं, इट इज़ द किडनी
It helps the kidneys to inhibit the sodium resorption in the distal convoluted tubules, ascending limbs and loop of Henle। यानी जो किडनी में एब्जॉर्प्शन होता है, रिजॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम का, उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। जो किडनी में डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, असेंडिंग लिम्स एंड लूप्स ऑफ हेनल पाए जाते हैं, उसमें जो रिजॉर्प्शन होता है सोडियम का, उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है डायरेटिक्स। जैसे कि कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, क्लोरोथाइजाइड एंड फ्यूरोसिमाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या ऐसी ड्रग्स हैं, दीज मेडिकेशन रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड कॉजिंग द हार्ट टू बीट स्लोली एंड विद लेस फोर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, ऐसी मेडिकेशन है जो हार्ट के वर्कलोड को कम करती हैं, ब्लड वेसल्स के वर्कलोड को कम करती हैं एंड जो हार्ट जो बीट करता है उसको स्लो करती हैं, मतलब जो हमारी हार्ट बीट होती है वो स्लोली हो जाती है एंड फोर्स भी उसके कारण से कम लगता है, जैसे कि एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स की ऐसी ड्रग्स हैं, दीज मेडिकेशंस कॉजेज द पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, जो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन यानी जो हमारे लिम्स में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उनको, उन वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है, जिसके कारण से जो ब्लड फ्लो होता है वो स्मूथली हो जाता है, जैसे कि प्रेजोसिन ड्रग। नेक्स्ट हम देखेंगे वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स ड्रग्स क्या होती हैं, दीज मेडिकेशंस एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द मसल्स इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज एंड प्रिवेंटिंग द मसल्स फ्रॉम टाइटनिंग एंड आर्टरीज फ्रॉम नैरोइंग। ये ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो आर्टरीज की वॉल होती हैं उनको क्या करता है, उनकी जो आर्टरीज की वॉल की जो मसल्स होती हैं उन पे वर्क करता है, मसल्स को टाइटनिंग होने से प्रिवेंट करता है, यानी जो मसल्स टाइट हो जाती हैं आर्टरीज की उनको टाइट होने से प्रिवेंट करता है एंड जो आर्टरीज नैरो होती हैं अपने शेप से पतली हो जाती हैं उनसे भी क्या करता है, प्रिवेंशन दिलाता है। कॉमन हम बोल सकते हैं कि जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग ऑफ चॉइस है एंजाइना पेक्टोरिस की, यानी चेस्ट पेन जब होता है तो उस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड। ये ड्रग्स आपकी वैसोडाइलेटर्स हैं जो वेसल्स को डायलेट करने का काम करती हैं। Next, ACE inhibitors. This group of medication will reduce the conversion of A first and A second and prevent vasoconstriction। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो कन्वर्जन होता है ACE फर्स्ट एंड ACE सेकेंड का उसको रिड्यूस करती हैं एंड वैसोकॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करती हैं, यानी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाती हैं, जैसे कि आपका कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। These medicines will block the movement of extracellular calcium into the cells and causing vasodilation and decrease हार्ट रेट। यानी कि ये एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, सेल्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम बढ़ जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या करती हैं, ये वैसोडाइलेशन का काम करती हैं, वेसल्स को डायलेट करती हैं जिसके कारण से आपका और हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती हैं जिसके कारण से ब्लड फ्लो ईजिली हो जाए, जैसे कि आपका एम्लोडिपिन और वेरम्प्रिमिल। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं हाइपरटेंशन में, प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन शुड बी डन
विच इंक्लूड्स फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो। हमें पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, प्रीवियस में उसे कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं रही है जिसके कारण से हाइपरटेंशन हो रहा हो, जैसे कि रीनल डिसऑर्डर, सिरोसिस ऑफ लीवर, डायबिटीज़ मेलाइटस, कुशिंग सिंड्रोम, ऐसी कंडीशन तो नहीं रही हैं पेशेंट को प्रीवियस में। एंड फैमिली हिस्ट्री भी हमें साथ ही साथ में पेशेंट की लेनी है। नेक्स्ट है डाइटरी हैबिट्स शुड बी असेस्ड। हमें पेशेंट से डाइटरी हैबिट्स भी पूछने हैं कि वो क्या क्या डाइट में लेते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेडिकल हिस्ट्री सच एज डायबिटीज़, CAD, रीनल डिसीज़। हमें मेडिकल कंडीशंस भी देखनी है, मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि किस पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं रहा था, या फिर CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ तो नहीं थी प्रीवियस में, या फिर रीनल डिसीजेस तो नहीं थी पेशेंट को। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। यानी हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म को क्या करें, अवॉइड करें। नेक्स्ट है अस्कल्टेट हार्ट रेट एंड पैल्पेट पेरिफेरल पल्सेस। यानी हमें हार्ट रेट सुनना है एंड जो पेरिफेरल पल्सेस यानी जो हमारे हैंड में और पैर में जितनी भी पल्स पाई जाती हैं उनको क्या करना है, पैल्पेट करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेडिकेशन सच एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्टेरॉइड्स, NSAID यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट कोई ऐसी ड्रग तो नहीं यूज़ कर रहा है प्रेजेंट टाइम पर, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरॉइड ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट मोनीटर वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली, यानी टाइम टू टाइम हमें पेशेंट का वाइटल साइन भी क्या करना है, मोनीटर करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड डाइट विच इज़ लो इन सोडियम एंड रिच विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें पेशेंट को ऐसी डाइट प्रोवाइड करनी है जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो और फ्रूट्स उसमें रिच हो और वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोनीटर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्रिक्वेंटली, यानी हमें टाइम टू टाइम पेशेंट में ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी चेक करते रहना है। So it is all about the hypertension. Thank you.